राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत। फिजिक्स की आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें कुछ नए एमसीक्यूज रहेंगे जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। आपको उसे जो है अपने क्वेश्चन बैंक में ऐड करना है। और इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो उसमें जो है आपने अपना क्या करना है, रिवीजन करना है। जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, बिना बोले आपने जो है उसका आंसर करते चलना है। बाकी जो चीजें नई होंगी वो यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा। इज दैट क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ किसकी? क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है किसका? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, बाय द हेल्प ऑफ। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो ए राइट आंसर। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का एक फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड हो, डजंट मैटर। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। नई चीजें हैं, नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में अपने जो है ऐड कीजिएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा। इन इंडिया एसी चेंजेस आफ्टर एवरी। ये जो एनालॉग करंट होता है ना हमारा, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट, ये दूसरा हो गया एसी अल्टरनेट, माफ कीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट। ये चेंज होता है आफ्टर एवरी कितना? ऑप्शन ए है 1/1000 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/100 सेकेंड, ऑप्शन सी 1/10 एंड ऑप्शन डी 1/10,000। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1/100। आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो है एसी अल्टरनेटिव करंट चेंज होता है इतने टाइम में, दैट इज 1/100 सेकेंड में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मोर डेंसर। ये तो आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस होती है कहां पर? एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, एट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट एंड ऑप्शन डी एट द पोल ऑफ मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट आपको बताया था, नॉर्थ से साउथ तरफ जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड चलती है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जितनी नजदीक होती है वो उसका स्ट्रेंथ बताती है। अब यहां पर पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड डेंस कहां पर ज्यादा होती है? एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर डेंस एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परमानेंट मैग्नेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग alloys आर many टाइम एज स्ट्रॉन्ग एज दोज ऑफ ऑर्डिनरी स्टील। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में ऐड करना है अपने। परमानेंट मैग्नेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग alloy आर मैनी टाइम एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्निको, ऑप्शन नंबर बी निपरमैक। ये दोनों अलॉय जो है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी के साथ आपने जाना है, ऑप्शन ए एंड बी। हो सकता है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपको दे ऑप्शन सी ना हो, एल्निको याद होना चाहिए, और दूसरा क्या है हमारा? निपरमैक। दूसरा क्या है? निपरमैक विल बी राइट आंसर। तो एल्निको एंड निपरमैक विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम क्या है? इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को जो है यहां पर लिख देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो ऑप्शन देखना है कहां पर है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये है जनरेटर का काम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इक्वेशन? देखिए, आपको ये रिलेशन पढ़ा है। आपने सबसे पहले एक रिलेशन पढ़ा था u प्लस ए टी। उसके बाद आपने ये रिलेशन पढ़ा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। उसके बाद आपने एक रिलेशन ये पढ़ा था वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये तीन रिलेशन आपने पढ़े हैं। कौन सा रिलेशन है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन? ऑप्शन ए जी नहीं, ऑप्शन बी वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू ऊपर आ जाओ। अ बॉडी कवर मैक्सिमम हाइट एच व्हेन थ्रोन अप
with an initial velocity u, the maximum height h is given by। मैक्सिमम हाइट h पूछा है कि कैसे निकलेगा। ऑप्शन ए यू स्केयर ओवर 2g, ऑप्शन बी यू ओवर 2g, ऑप्शन सी 2u ओवर g एंड ऑप्शन डी 2g ओवर u। अब यहां से आपने ऑप्शन देखना है कि किसके फॉर्म में है। ऑप्शन में देखो एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक एक्सेलरेशन गिवन है। ध्यान से देखो, ये आपके पास सारी इक्वेशन है। अगर आप इसको हाइट मानते हो एस को, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर आप एस को हाइट मानते हो, आप देखिएगा यू तो आपको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगी, लेकिन टाइम, इस इक्वेशन में टाइम का भी रोल है। तो मतलब ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगेगी। इसके बाद ये इक्वेशन देखो, इसमें एस को हम हाइट मान सकते हैं, नो डाउट। हाइट पूछिए, ध्यान से देखो, वी स्केयर माइनस क्या बोला है हमने, अ बॉडी कवर मैक्सिमम हाइट एच व्हेन थ्रो अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू। मैक्सिमम हाइट, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू बोला है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं पता। इज दैट क्लियर? तो इसे मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, यू स्केयर लिखूंगा। इज दैट क्लियर? आगे देखो, टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा। और मैक्सिमम हाइट एस, एस क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस। यहां बोला है डिस्टेंस कितना, हाइट एच। तो ये देखो एच, यहां से आपको पता चला कि इस रिलेशन में टी का कोई रोल नहीं है और हमें जो आंसर है उसी के फॉर्म में है। तो एच कितना आ गया आपका, यू स्केयर अपॉन 2g विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और हाइट क्या है, h दिया गया है। हाइट की जगह वो डिस्टेंस लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। आपको एक तो पहले ये तीन रिलेशंस पता होने चाहिए क्या है, फिर आपने देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, किस फॉर्मूला का यूज होगा, तब आपको जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तीन फार्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ बॉडी मूविंग विद। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको बताए थे ये वाले ग्राफ, बता दीजिएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला है, इट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो पहले वैसे तो मैंने ग्राफ आपको बताए हैं, यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए इनका। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट ए बॉडी इन एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन। याद कीजिएगा ग्राफ इसका कर्व्ड ग्राफ था। ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं है याद, अब इनको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि कैसा क्वेश्चन ग्राफ से बन सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने पढ़ा इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए और बी वैसे तो दिख सेम रहा है, ध्यान रखना है बस इन चीजों का। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से जो ऑप्शन ए और बी में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा कि यहाँ पर कोई एक और क्वेश्चन और था। हाँ देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, बॉडी ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हैज एन एक्सेलरेशन इक्वल टू। क्या है क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब ये आंसर आपको देखिए मुझे बताना है, आपने तब से एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, इसका आंसर एटलीस्ट कर दीजिए, फिर मैं आगे फिर से चलूंगा। बता दीजिएगा, बता दो। अ बॉडी ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी उसके बराबर है, ठीक है, कांस्टेंट है, हैज एन एक्सेलरेशन इक्वल टू इनफाइनाइट, यूनिटी, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। अब आपको पता है इनफिनिटी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी यूनिटी भी नहीं हो सकता, आज तक पढ़ा ही नहीं, ऑप्शन डी तो है ही नहीं, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन का। आपने कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए यूनिटी नहीं पढ़ा, ठीक है, ना तो आपने इनफिनिटी पढ़ा। तो यहां से डायरेक्ट पता लग गया, ऑप्शन सी जीरो विल बी राइट आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कभी मत भूलिएगा। ग्राफ भी क्लियर हो गए सारे,
पर ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, एक सेकेंड देखिएगा, न्यूमेरिकल है नेक्स्ट जो है। A bus start from rest and move with uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा है 0.1। आगे पढ़िएगा, वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 2 मिनट विल बी। वेलोसिटी पूछिए, पहले तो ये देखो आपको गिवन क्या है, एक्सेलरेशन इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी आपसे पूछी है निकालने को, वेलोसिटी आपसे पूछी है निकालने को, टाइम आपके पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है 2 मिनट्स। अब आप खुद मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करें। आपने ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जहां पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन हो आपस में तीनों का? क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी? तीन फॉर्मूले आपने पढ़े, ठीक है, तीन फॉर्मूले जो है आपने पढ़े। ये बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी क्या बन गई, एक्सेलरेशन 0.1 इंटू टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 60 प्लस 60 120 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस बस। इज दिस क्लियर? यस और नो कर दीजिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको छांटना पड़ेंगे, कैसे छांटेंगे, आपको शॉर्टकट बता दिया गया। क्या शॉर्टकट दिया आपको, बस आपको ये देखना है कि एग्जामिनर ने आपको दिया क्या है, आपके पास गिवन क्या है। तीनों फॉर्मूला लिख लो रफ साइड में, 5 सेकंड लगेंगे लिखने के लिए। देखो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 134, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। आपको पता है हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, इसका आंसर इज दैट क्लियर? पर ऑप्शन ए एक्सेलरेशन होगा नहीं, ऑप्शन सी स्पीड होगा नहीं, ऑप्शन डी रिटार्डेशन होगा नहीं। हमने पढ़ा है आंसर डिस्प्लेसमेंट, किसके साथ जो है रिलेट बैठ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट भी तो काइंड ऑफ डिस्टेंस ही हुआ, पर डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव और जीरो। बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चौथा ऑप्शन बच गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो डिस्प्लेसमेंट ही लिखेंगे। और व्हाट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आंसर दीजिए। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड देखिए, देखिएगा, विच इज ट्रू फॉर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था कि देयर इज एवरी एक्शन इट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का जो है, ठीक आंसर आ चुका है, समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है, इफ द displacement of particle is zero, then what can we say about its distance? अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल की जीरो हो, हम डिस्टेंस के बारे में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आंसर दीजिएगा, आपको देना पड़ेगा आंसर। ऑप्शन ए इट मस्ट बी जीरो, ऑप्शन बी इट कैन नॉट बी जीरो, ऑप्शन सी इट इज नेगेटिव, ऑप्शन डी इट मे और मे नॉट बी जीरो। सोचिए समझिए और आंसर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट जीरो दी है, डिस्टेंस के बारे में कहना है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी गलत दीजिए आंसर, पर आंसर इसका दे दीजिएगा, इट कांट बी जीरो। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन व्हाट कैन वी से अबाउट डिस्टेंस। ध्यान से सुनिए, ये है कोई ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे, ये इसी पॉइंट पे रहा, इसी पॉइंट पे रहा, इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो और इसका डिस्टेंस कितना हुआ बता सकते हो आप? ये इसी पॉइंट पे रहा, ये चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इज दैट क्लियर? व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस भी तो जीरो हो गया, मतलब इट कांट बी जीरो। ये तो गलत हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो गलत हो गया। अब ध्यान से सुनो, अच्छा इट मस्ट बी जीरो, अब इसको ऑप्शन को भी ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनो। ये है ऑब्जेक्ट, ये गया बी पर, ठीक है, बी के बाद ये आ गया वापिस यहाँ पर,
डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई। डिस्टेंस अगर मान लो ये 2 मीटर था, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस तो 4 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस 4 मीटर। अब आपका आंसर सही आ जाना चाहिए, दो ही ऑप्शन बचे हैं। वी कैन नॉट से, इट मे और मे नॉट बी जीरो। ये जीरो हो भी सकती है, ये जीरो नहीं भी हो सकती। क्यों? अगर ये ट्रेवल कर गया तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, कोई वैल्यू आ जाएगी। अगर ये उसी जगह पर रहा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, तो हम कह नहीं सकते डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने पर कि डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हो सकता है डिस्टेंस वो कवर करके आ गया हो वापस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो बन जाएगी उसी पोजीशन पे पहुंच के, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा। अगर मान लो ये यहीं पे है, डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इट मे और मे नॉट बी जीरो। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बता दीजिए। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What determine the nature of the path followed by a particle? क्या डिटरमिन करता है नेचर ऑफ द पाथ? इट्स राइट आंसर इज वेलोसिटी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में डालते चलिएगा, काम के क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at the rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, force exerted by the ball on the hand of the player. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए इससे रिलेटेड कौन कौन फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ पुट कीजिए, आपका आंसर अपने आप निकलेगा। इन्होंने पूछा है फोर्स, यू नो दैट व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? एक चीज पता लग गई कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, मास आपको गिवन है 150 ग्राम, मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। इनटू एक्सेलरेशन, आपको अब क्या निकालना पड़ेगी? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगी, तब आपकी फोर्स निकलेगी। अब देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला आपको निकालना है, किस फार्मूला का आपको यूज करना है, अब ये आप देखिए। आपके पास गिवन क्या क्या है देखो। वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, और क्या गिवन है? गिवन है टाइम, व्हाट इज टी? 0.1 सेकंड। अब आप देखो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और हमारा क्या निकलना चाहिए? एक्सेलरेशन निकलनी चाहिए। दो तीन फॉर्मूले हमारे पास है। देखिए, मैं आपको करवाने को मैं सीधा करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप समझो कैसे न्यूमेरिकल फॉलो किए जाते हैं। देखो, आपसे पूछा क्या है, फॉर्मूले में पुट करो क्या क्या निकालना है। जो जो फॉर्मूला आपने पढ़े हैं देखो कौन फिट बैठा है। सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन हमें जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगी। सबसे पहला फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या मैं लगा सकता हूँ इस फार्मूले को? एक फार्मूला हमारे पास ये था, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। हम इसको लगा सकते हैं क्या? एक फार्मूला हमारे पास ये था, s दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें देखना है हमारे पास गिवन क्या क्या है। आप खुद देखो कि डिस्टेंस गिवन है, नहीं लग पाएगा फार्मूला। यहाँ पर भी डिस्टेंस गिवन है, नहीं लग पाएगा फार्मूला। ये आपको देखना है, बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। ये फार्मूला लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी छोड़ दीजिए, जीरो होगी, 80 बचा हमारे पास एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन निकल गया कितना? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या निकल गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 0.1 कितना आ गया? इट इज इक्वल टू 200। निकल गई एक्सेलरेशन। बस अब इस फॉर्मूला में 200 को पुट कर दो। ठीक है, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल होगी, तो फोर्स कितनी आ गई? 30 न्यूटन विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व करना। देखिए, अप्रोच सीखिएगा। फॉर्मूले आप सभी को आते हैं, निकालना क्या है ये आप सभी को पता है, बस निकालना कैसे है, किस तरीके से सोचना है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हो सकता है यही न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में, अच्छी बात है। हो सकता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप कैपेबल हो अब करने के लिए। तीनों फार्मूले साइड में लिख लिए, देखा गिवन क्या क्या है, फाइनल देखा निकालना आपको क्या है, फटाफट कैलकुलेट करने हैं, आंसर निकालना। नेक्स्ट एमसीक्यू। When a body of mass 1 kg acted upon by a force of 1 Newton, body receive
कर दीजिएगा आंसर, सोच के कीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर सोच के आंसर कीजिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एक्टेड अपॉन ए बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। कौन सा रिलेशन है आपके पास जहां पर फोर्स यूज होती है, मास यूज होता है, एक्सेलरेशन यूज होता है? क्या न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी है आपके पास? 1 kg। मास कितना है आपके पास? एक सेकंड, फोर्स है 1 न्यूटन, मास है 1 kg, ये रही एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 1/1, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 1 1 था, एग्जामिनर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, डजेंट मैटर। आपको ये सीखना है कि कहां से हमने निकाला, आपके पास गिवन क्या क्या। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू पर आता हूं। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, ये तो सभी को आना चाहिए। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है? याद रखना, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनर्शिया जो होता है मास के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी रोकने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, एज कंपेयर टू द स्मॉल ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन किसके? मास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो सभी को आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर कर दो। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कर दिया आपने फिर से गलती। एंगुलर मोमेंटम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दो कॉन्सेप्ट है, एक लीनियर मोमेंटम का और एक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कंफ्यूजन से बचिए, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं फिर से आज दोहराता हूं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 10 सेकंड का पॉज जरूर ले लीजिएगा, गोला लगाने से पहले। आंसर आपने देख लिया, अच्छा ऑप्शन ए, फिर गोला लगाने से पहले 10 सेकंड का पॉज जरूर ले लीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा क्या ठीक है, इस तरीके से कीजिए। काफी टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं है, टाइम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a cart is pulled by a horse, the force that causes the horse to move forward is the force that a horse exert on cart, cart exert on horse, horse exert on ground, ground exert on horse। बताइएगा आंसर कुछ। when a cart is pulled by a horse, force that cause the horse to move forward, फॉरवर्ड इज दैट, कौन सी फोर्स है वो? देखो, ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा नहीं, ऑप्शन सी और डी में डाउट होगा आपको कि हॉर्स एक्सर्ट ऑन ग्राउंड, वो पीछे धकेलेगा ग्राउंड को, और ग्राउंड भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतनी ही फोर्स लगाएगा उसे आगे चलने के लिए, तभी तो चल पाएगा। दे दीजिएगा आंसर। अब इससे ज्यादा सिंपलीफाई मैं नहीं कर सकता चीजों को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इट इज 10⁵ डाइन, विल बी अवर राइट। 1 न्यूटन 10⁵ के बराबर होता है। 1 kg वाट, 1 किलोग्राम वाट इज इक्वल टू, देखिए ये भी डायरेक्ट बता देता हूं, 9.81 इंटू 10⁵ टाइम। क्वेश्चन बैंक में ऐड कितने हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 न्यूटन 10⁵ के बराबर, और 1 kg वॉट इज इक्वल टू 9.81 10⁵ के बराबर। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या आपने न्यूटन सेकंड लॉ कुछ इस तरीके से पढ़ा है? यस और नो कीजिएगा पहले। क्या न्यूटन सेकंड लॉ ये पढ़ा है, dp/dt? यस और नो बता दीजिएगा। एक तो आपने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ में, दूसरा आपने न्यूटन सेकंड लॉ ये भी पढ़ा होगा, -dp/dt। यस और नो कर दो, क्या ये चीज पढ़ी है? पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आंसर करो, अब आंसर कीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑप्शन में इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड।
डिपेंड अपॉन द बॉडी नेचर ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं। देखिए ऑप्शन ए इज इक्वल टू क्या है, इम्प्रेस्ड फोर्स, और ऑप्शन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। बता दीजिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ऐसे देखिए, बराबर भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है। ऑप्शन ए इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, ऑप्शन बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। दोनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा फोर्स जो है देखिए बिल्कुल बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ऑप्शन ए बी में दोनों चीजें लिखी गई हैं। इट इज इक्वल टू इम्प्रेस्ड फोर्स और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। दोनों बिल्कुल सेम चीज कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। कैनन आफ्टर फायरिंग रिक्वायल ड्यू टू, रिक्वायल किसकी वजह से आता है, ये तो अब आंसर कर दीजिए। रिक्वायर ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इससे आगे तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, इट इज ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सेकेंड देखिएगा क्वेश्चन को। वर्क डन by a compound pendulum in one complete oscillation, what is work done, force into displacement, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। जब कंप्लीट पेंडुलम हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, व्हाट इज हमारा वर्क डन, बताओ व्हाट इज हमारा वर्क डन, वर्क डन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए जीरो। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझने हैं एग्जाम में। क्या बोला इन्होंने, वर्क डन बाय कंपाउंड पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये होगी कि देखिए यहां से पेंडुलम गया यहां, यहां से वापिस आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो बन गई। व्हाट इज वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। और यहाँ पर रिलेटेड वो कुली वाला क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान से देखना एग्जाम में क्या कहा गया है। ऐसा नहीं कि ऐसा कहा है कि जो वर्क डन ऑन जो उसके समान के ऊपर है, तो उसके ऊपर तो वर्क डन लग जाता है, याद रखना है पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि उसने सामान हटाया। अगर उसने सर पर रखा हुआ है और खड़ा हुआ है एक टाइम पे और पूछा कि वर्क डन बाय द कूली इन दैट केस, तो फिर जीरो होता है। हर केस में जीरो नहीं होता, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन किसके ऊपर वर्क डन पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वैसे पता है फिर भी मैं समझा देता हूं, जैसे ये डस्टर है, मान लो ये मैंने ऐसे उठाया, वर्क डन बाय नितेश ऑन दिस डस्टर, होगा कुछ ना कुछ, इतने भी पॉजिटिव नेगेटिव वो आपने देखना है। अगर मैं इसको इस तरीके से होल्ड करके रखूं, ये रखा हुआ वर्क डन बाय मी, कुछ नहीं मैं कर रहा, एक जगह खड़ा हूं, नो डिस्प्लेसमेंट नथिंग, देन इट इज जीरो। अगर मैंने इसे नीचे से ऊपर उठाया, देन इट इज वर्क डन, वहां पर वर्क डन होगा, क्योंकि वहां पर आपको गिवन होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट दी गई होगी, कुछ डिस्टेंस दिया होगा कि इतने डिस्टेंस तक उठाया। तो ये ध्यान रखना है पुली वाले एग्जाम्पल में कि उससे पूछा गया है कि सामान उसने उठाया, या ये कहा गया है कि सामान सर पे रख के वो खड़ा है या कहीं चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A body of mass m collide against a wall with the velocity v and rebound with the same speed. Change in momentum. What is momentum? P is equal to mv. Change in momentum क्या हो गया देखिएगा, mv से माइनस कर दूंगा, चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। अब फिर से मोमेंटम निकाला, रिबाउंड हुआ, रिबाउंड हुआ मतलब नेगेटिव में जाएगा, माइनस एम वी कितना आ गया, एम वी प्लस एम वी कितना हो गया, टू टाइम एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, टू टाइम एम वी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने भी। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, टू एम वी विल बी राइट आंसर। ठीक है, जब भी रिबाउंड करेगा नेगेटिव में चलेगी चीजें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीई and gp denote the acceleration due to gravity on the surface of earth and on the another planet whose mass and radius are twice as the earth, जिसका मास और रेडियस जो है अर्थ के मास और रेडियस के दो गुना है। पहले तो मुझे आप ये बता दो, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू नहीं बतानी है, फॉर्मूला बताना है। क्या कुछ ये पढ़ा है आपने,
gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जहां मास ऑफ अर्थ के लिए मैं इसे लो ई से डिनोट करता हूँ और दूसरे प्लेनेट के लिए पी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये अर्थ का हो गया और ये दूसरे प्लेनेट का हो गया। इन्होंने बोला 2 टाइम द मास ऑफ अर्थ, देखो 2 टाइम द मास ऑफ अर्थ एंड 2 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ, 2 का स्क्वायर 4, माफ कीजिए आर। ठीक है, डिवाइड कर देता हूं दोनों को रेशो निकालने के लिए, क्या बनेगा ये ध्यान से देखना है। जीई डिवाइड बाय जीपी इज इक्वल टू, 2 यहां रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन जीई इज इक्वल टू 2 टाइम द जीपी। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, जीपी इज इक्वल टू जीई बाय 2। हाँ, और यही हो गया ऑप्शन नंबर ए, देखो जीपी निकाल लो, कितना आ गया जीई डिवाइड बाय 2, यह ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के डिवाइड बाय 2, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये जो प्लेनेट का था अर्थ के उससे डिवाइड बाय 2 कैसे किया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारी क्लास का, ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आंसर मैं नहीं देने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए प्रीवियस क्लास से जरूर अटेंड करो अच्छे से। ठीक है, क्या है, कैपिलर सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका मतलब आपने तो अच्छे से क्लासेस लगाई है, बिल्कुल सही जवाब है। कैपिलर सेकंड लॉ ऑफ रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखिए कैपिलर के 2 लॉ थे, दोनों लॉ के बारे में बताया है मैंने। तो जो कैपिलर का फर्स्ट लॉ है एनर्जी से रिलेटेड है, इज दैट क्लियर। तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे फिजिक्स के जो टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने क्या सीखा, एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। आपने कुछ एमसीक्यूज पढ़े जो नए थे आपके लिए, क्वेश्चन बैंक में ऐड हुए। दूसरा, आपने एक अप्रोच आज सीखी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की, जो इससे पहले इतने डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं की थी, कि कैसे जो है आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक बार कहता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल आता है फटाफट लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, जो जो भी गिवन है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो उनसे रिलेटेड जो भी फार्मूला मन में चल रहा उन्हें लिखिए और देखिए कि क्या चीज आपसे पूछी है, देखिए कौन सा फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, वहां से इजी जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। न्यूमेरिकल फिजिक्स के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट एग्जाम के लिए भी 3 से 4 आएंगे। और जब टीजीटी कमीशन देने जाओगे ना, 30 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो 15 मिनिमम न्यूमेरिकल रहेंगे फिजिक्स के मिनिमम। तो इसलिए अप्रोच सीखना न्यूमेरिकल को फॉलो करने की बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इन केस किसी क्वेश्चन पर डाउट आता है, क्वेरी आती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना है अपनी प्रॉब्लम के साथ। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।